ओके, तो कल के सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कल जहां पर हमने बात एंड की थी हम उसी सेशन को उसी आज ही हमारा थर्ड सेशन है। फर्स्ट एंड सेकंड सेशन हमने डे 1 पे कवर किया था। आज हमारे इस कोर्स का ये डे 2 है एंड आज हम इस डे 2 के पहले सेशन में बैठे हुए हैं। मतलब हमारा ओवरऑल बात करें तो ये सेशन नंबर 3 है। ओके, सो आज हमारे इस पूरे सेशन में सेशन 3 एज वेल एज सेशन 4 में हम कंप्लीटली आज बातें करने वाले हैं एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा सा इसका पोर्टल का ओवरव्यू वगैरह लिया था, बट और भी चीजें हैं जो इस पोर्टल और इस पर्टिकुलर एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कहां से होता है, तो इसका वन एंड ओनली एक ही पोर्टल है, ओनली एक ही पोर्टल है और उस पोर्टल का नाम है MSMEGOV.in। आप या तो इस पोर्टल के थ्रू जा सकते हैं या तो फिर सीधा आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहां पर .gov.in, ये आपके पास दो अलग अलग आपके पास यहाँ पर वेबसाइट्स है, बट दोनों अल्टीमेटली ले जाती एक ही जगह पर है, जो कि हमने कल की क्लास में ऑलरेडी देखा था। बट अगर किसी ने मिस कर दिया था तो कोई बात नहीं, आज हम फिर से वो चीजों को देख लेंगे। तो अगर आप गूगल पे MSME की अगर वेबसाइट सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरीके से MSME की वेबसाइट खुलेंगी और यहाँ से आपको अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा कर्सर, तो जो ये आपको दिख रहा है ये आपको सीधा उद्योग आधार या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर ले जाता है। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि दिस लिंक विल, आपको कहां ले जाने वाला है, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पर, मतलब मीन्स आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे ले जाएगा। तो मैंने ओके कर दिया है, यहाँ चालू नेट कनेक्ट है। ओके, लोड ले रहा है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, तो ये नए पोर्टल पर हम आ गए, करेक्ट। तो ये एक्चुअल पोर्टल है, ये वन एंड ओनली सिंगल पोर्टल है। तो आप एमएसएमई की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं या आपको सीधे सीधे सर्च करना है तो आप सीधे सीधे सर्च कर लीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप डायरेक्टली क्या सर्च कर लीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो आपको पहला ही पोर्टल मिल जाएगा, पहला ही पोर्टल मिल जाएगा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा जीरो कॉस्ट नो फीस एंड फ्री रजिस्ट्रेशन। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, साइट को क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पहले इस बात को भी समझो। साइट या वेबसाइट को इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट फेक वेबसाइट्स भी बने हुए हैं जो आपसे इस रजिस्ट्रेशन के लिए चार्जेस लेते हैं। देयर इज नो चार्जेस फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपको अपने क्लाइंट से जितना फीस मांगता है आप लो, अपने क्लाइंट की सिचुएशन और उस लोकेशन की नीड और डिमांड के अकॉर्डिंगली। बाकी हमको प्रोसेसिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता। सो इट इज कंप्लीटली जीरो कॉस्ट विदाउट एनी हर्डल्स। तो ये चीज को भी देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं इस पोर्टल पर आने के। चलिए वापस हम अपने आ जाते हैं नोट्स पर। तो ये जो गवर्नमेंट का पोर्टल है ये ओनली एंड ओनली सिंगल पोर्टल है, ना तो कोई प्राइवेट पर्सन, नो अदर प्राइवेट, ना तो कोई ऑनलाइन वाला बंदा, ना तो कोई ऑफलाइन, ना तो कोई सर्विस वाला, ना तो कोई एजेंसी वाला, और ना ही इसके लिए कोई अलग से ऑथोराइज पर्सन है। तो ये एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है जिसको इसका नॉलेज है, जिसको इसकी जानकारी पता है, वो कोई भी पर्सन एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकता है। अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होता किन के लिए है, कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो ये भी तो हमें जानना जरूरी है, इनकी एलिजिबिलिटी। तो ये एलिजिबल होता है माइक्रो इंडस्ट्री वालों के लिए, जिसकी डेफिनेशन हमने कल पढ़ा था, याद होगा अगर आपको। माइक्रो में कौन लोग आते हैं, ऐसे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट 0 रुपए से लेकर अगर कहां तक हुआ हो 1 करोड़ रुपए तक अगर उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। एज वेल एज उनका टर्नओवर 0 रुपए से लेकर अगर 5 करोड़ तक हुआ है तो ऐसे बंदे माइक्रो की कैटेगरी में आते हैं। एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस वाले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। वैसे हमने सेकंड क्राइटेरिया कल पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पर्सन का इन्वेस्टमेंट
1 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम है एंड उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम है, तो वो पर्सन स्मॉल कैटेगरी में आएगा। एंड जो पर्सन स्मॉल कैटेगरी में आएगा वो भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। और तीसरा हमारे पास क्राइटेरिया था कि ऐसा पर्सन जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम है एंड उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा बट 250 करोड़ से कम है, ऐसे पर्सन्स एलिजिबल है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ऐसे कोई भी पर्सन जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के अबव है एंड उनका टर्नओवर भी 250 करोड़ के अबव है, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई एक्ट। वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट के अंदर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उनके लिए फिर कंपनीज एक्ट के तहत अलग प्रोविजंस है, उनका डिफरेंट तरीके से बिजनेस रजिस्टर्ड किया जाता है। होप आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई है कि कौन से कैटेगरी के लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। यस, आपको यहां तक बात क्लियर है? एलिजिबिलिटी क्लियर हुई क्या? कौन लोग एलिजिबल है? तो माइक्रो वाले लोग एलिजिबल है, स्मॉल वाले लोग एलिजिबल है और मीडियम क्लासिफिकेशन वाले लोग एलिजिबल है। और इस क्राइटेरिया में कौन लोग बैठते हैं? तो उसके लिए आपको उनका क्या चेक करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है उनका प्लांट एंड इक्विपमेंट में, उसके अलावा उनका टर्नओवर कितना हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपको ये बातों को चेक करना है। यस गाइस, यहां तक के कोई क्वेश्चन किसी को? एनी डाउट्स? हेलो, किसी को डाउट? नो सर। बड़े आगे? नो सर। यस, बड़े आगे? नो सर। सर आगे नहीं बढ़े? इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कहा है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट हुआ, तो अगर हम अदर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती तो वो एमएसएमई तो नहीं, वो इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट में आपको देखना है फिक्स्ड असेट्स में आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट का जो आपको एक लिमिट देखना है ना, तो आपको कौन से इन्वेस्टमेंट देखना है? फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं। सर, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी या फिर जैसे कोई इक्विपमेंट्स लगे हैं, लाइक आपके इसमें सपोज लैंड एंड बिल्डिंग भी इवन दो इस डेफिनेशन से बाहर है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं एक बेकरी में, ठीक है, एक बेकरी की अगर मैं बात करूं, किसी का बहुत बड़ा बेकरी का बिजनेस है तो उनके पास ओवन वगैरह होगा, तो ये क्या है? उनके इक्विपमेंट्स है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखना है। उसकी लैंड बिल्डिंग, बैंक में कितना एफडी रखा है, कितने का उसने सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीदा है, ये सब इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में काउंट या कंसिडर नहीं किए जाते। क्लियर है आपका क्वेश्चन? यस सर। तो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नेसेसरी उनको जो एसेट्स लगती है, फिक्स्ड एसेट्स, सिर्फ आपने वही इन्वेस्टमेंट के तौर पर चेक करना होता है। तो हमें ये जो रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करके हम समझ लिए कि हमारा जो क्लाइंट है वो इस कैटेगरी में आ रहा है क्या। अगर हमें जवाब मिल गया यस हमारा क्लाइंट इस कैटेगरी में आता है, तो हम आगे की प्रोसेस और बढ़ा सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस बढ़ाने के लिए मैं पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि जब भी आप ये पोर्टल का इस्तेमाल करो तो आपको बोलते हैं ना कि कुछ कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है, और अगर आप कहीं स्टक हो गए तो आपको हेल्प कहां से मिलेंगी, वो सारी चीजों की मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, आपको ये जो पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, जिस पर अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, ये जो पोर्टल है यहाँ पर आप लोगों को हेल्प के लिए अलग से अवेलेबल रहती है, मतलब इनकी सपोर्ट टीम रहती है जो क्या करती है, आपको कहीं ना कहीं इसमें असिस्ट करती है। इनकी टीम होती है जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। आप उद्यम हेल्पलाइन नंबर के नाम से सर्च करोगे तो उनका आपको ये कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिल जाएगा, आप उनको मेल वगैरह कर सकते हो, ये उनका ईमेल आईडी है।
champions@gov.in। आप अपने क्वेरीज या जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप उनको मेल कर सकते हो, और आई गेस उनका टेलीफोन नंबर आपको इस पे मिलेगा। अलग अलग जोन के हिसाब से उनके उन्होंने टेलीफोन नंबर यहाँ पर शेयर नहीं किया, आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये उनका ऑफिशियल एड्रेस है, ये उनका ईमेल है। आप इस ईमेल पर क्या कर सकते हो, अपने क्वेरीज वगैरह डाल सकते हो। अगर आपको और कोई भी क्वेरीज डालना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से अपने जो भी इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपको क्वेरीज आ रही है, आप इस क्वेरीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर उनके चैंपियंस पोर्टल पे जाकर क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स वगैरह उनको मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, आपको कहाँ से करना होता है। ये तो उनके अलग अलग हेल्पलाइंस है, मतलब जो जो इनके नए नए अपडेट्स आए थे, ये उस अपडेट्स को लेकर उन्होंने काफी सारे नोटिफिकेशंस वगैरह जारी किए हैं। यूर ग्रेवियंस, अगर आपने कोई ग्रेवियंस रजिस्टर्ड किया है तो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टर्ड यूर ग्रेवियंस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर यूर ग्रेवियंस में जाकर आप यूर रजिस्टर्ड यूर ग्रेवियंस, मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ से प्रॉब्लम्स लेकर अपनी जो भी डिटेल्स है वो सब सबमिट करके ओटीपी जनरेट करके आप अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, एंड दे विल हेल्प फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पर्सन हु ऑब्टेनिंग MSME रजिस्ट्रेशन। जो भी पर्सन इस MSME रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर रहा है और कहीं भी अटक जाए तो उन लोग इस चीज का निवारण भी करके देते हैं। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फुल फैसिलिटी मिलेंगी, फुल सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, तो जो एंटरप्राइज होता है उसी को हम उद्यम बोलते हैं। एक्चुअली उद्यम हिंदी वर्ड है और उसी को इंग्लिश में आप इस तरीके से लिखोगे तो उद्यम का मतलब होता है कोई बिजनेस, एक एंटरप्राइज, ठीक है। तो और रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है उसका आपने क्या करवाया है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आपने उसकी नोंदनी करवाया है, मतलब आपने उसका एनरोलमेंट करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, और कंप्लीटली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई कि अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना ही उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाता है। ये पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, पहले ये उद्योग आधार के नाम से चलता था। मैं आपको एक बार एक काम करता हूं, इधर आ जाते हैं गूगल पे और इधर हम ना उद्यम के बारे में सर्च करते हैं। पुराना सर्टिफिकेट दिखता कैसे था और नया सर्टिफिकेट कैसे दिखता है, मैं ये चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं उद्योग आधार। जिस तरीके से हमारे घरों से पुराने 1000 रुपए के नोट्स और पुराने 500 के नोट्स गायब हो गए ना, उस तरीके से ये जो पुराना उद्योग आधार का सर्टिफिकेट है जो इस तरीके से दिखता था। एक मिनट। शायद इमेज ओपन नहीं हो रही है, मैं दूसरी इमेज ले लेता हूं। ओके, तो जो पुराना जो उद्योग आधार जो बनता था ना, वो सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता था, बट नाउ अब इसकी वैलिडिटी क्या हो चुकी है, 31 दिसंबर तक वैलिड है। बाकी उसके बाद ये आपकी इसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब अब हर किसी बिजनेसमैन को उद्योग आधार से शिफ्ट होकर कहाँ आना पड़ेगा,
उद्यम रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम पे ये जितने भी लोगों के पास उद्योग आधार बने हुए हैं, ये 31 दिसंबर, नोट दिस डेट, क्योंकि 31 दिसंबर के पास आपके जितने भी क्लाइंट्स जिसके पास उद्योग आधार बना हुआ है, उन सबको अपना उद्योग आधार को कन्वर्ट करवाना होगा काई में, उद्यम रजिस्ट्रेशन में। हम उसकी भी प्रोसेस सीखेंगे कि उद्योग आधार को कैसे उद्यम में कन्वर्ट करना, ठीक है। और हम लोग एक फ्रेश, अगर कोई क्लाइंट है जिसका नया उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करेंगे। ये पुराना सर्टिफिकेट हो गया, और जो नया अभी जो सर्टिफिकेट जो दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। अभी जो नया सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, नया सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से दिखता है। ये है आपका नया उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट ने इस सर्टिफिकेट और पोर्टल्स में चेंजेस किए, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, हम रीजंस की भी बात करेंगे ग्रेजुअली। तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो ये पूरी प्रोसेस है, इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा ये आपका परमानेंट नंबर है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है। जिस तरीके से हमें आधार नंबर मिल गया ना परमानेंट, हम चाहकर भी अपना न तो आधार नंबर बदल सकते हैं, न तो अपना पैन कार्ड नंबर बदल सकते हैं, ये हमारा परमानेंट नंबर है। उसी तरीके से ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी किसी बिजनेस के लिए एक परमानेंट नंबर होता है। ये एक बार आपको अलॉट हो गया तो आप उसको बदल नहीं सकते। हाँ, आप चाहो तो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस बंद हो गया, या फिर आप कुछ अपडेट्स करना चाहते हो, उसमें नाम बदलना चाहते हो अपने बिजनेस का, तो वो चीज हो सकती है। बट एक बार आपका अगर नंबर अगर आपका अलॉट हो गया तो वही नंबर चलेगा। जिस तरीके से आपका आधार अगर क्या हो गया, अगर आपका आधार नंबर मिल गया तो आधार नंबर नहीं बदलता, आधार भले अपडेट हो जाता है। उसी तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको मिल गया तो नंबर नहीं बदलेगा, उसमें अपडेट्स आप कर सकते हो। तो ये बात याद रखना कि वंस यू गेट उद्यम सर्टिफिकेट, यू नेवर चेंज द उद्यम नंबर, ठीक है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को कभी नहीं बदल सकते। हाँ, आप आइदर उसको अपडेट कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। सर कहां से करते हो उसको, वो भी इसी पोर्टल के थ्रू होता है। ये जो आपका उद्योग आधार वाला पोर्टल है, एक मिनट। ओके गाइस, कुछ शायद नेटवर्क इश्यूज की वजह से, आई गेस आप वापस कैपेबल हो देखने के लिए। यस सर। नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी? नो सर, नो No. सर। अभी स्क्रीन नहीं दिख। यस सर, अभी हाँ दिख रही सर, आ है। गई। यस, चल। सो कहां पर थे हम लोग? हम लोग ये पोर्टल पे थे। तो आप लोगों को अगर आपका अगर कोई क्लाइंट है जिसका क्या करना है, आपसे कुछ गलती हो गई, या हो सकता है क्लाइंट ने पहले कहीं कुछ बनाया था उससे गलती हो गई, तो यहाँ पर ऑप्शन होता है अपडेट। आप अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन को आइदर अपडेट कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। जैसे अगर मैं इस अपडेट डिटेल्स पर जाऊंगा और अपडेट कैंसिल उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मुझे बोलेगा कि आपके उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, वैलिडेट करेगा और एक आपको नए पोर्टल पे ले जाएगा। और नए पोर्टल पे आइदर आप उसको अपडेट कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। तो हम ऐसा भी एक प्रैक्टिकल केस करके देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको पोर्टल्स के अलग अलग जो ऑप्शन है उससे अवेयर करवा रहा हूँ। ओके, तो वापस आ जाते हैं हम अपने ये वाले इस पे। तो जैसी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि हम ऑनलाइन मोड में भी लाइव देखने वाले थोड़ी देर बाद, तो आपको उसके बाद इमीडिएटली सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। 3 to 4 डेज लगते हैं सर्टिफिकेट आने के लिए। ये सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन ही जनरेट होता है ये। एंड आप सर्टिफिकेट कहां से जनरेट कर सकते हैं, ये आप सर्टिफिकेट अगेन इसी पोर्टल से जनरेट करोगे। अगर आप इस पोर्टल पे आओगे, मैं एक बार होम पर आ जाता हूं वापस। आप जैसे इस पोर्टल पे आओगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट एंड वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा। आप यहां से क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो अपना उद्यम सर्टिफिकेट। करेक्ट, यहां से आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हो। तो आपके पास 3 से 4 दिन बाद अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया होगा तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको एक नंबर मिलता है, मैं बताऊंगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो ना, इमीडिएटली आपको उद्यम नंबर मिल जाता है, बट सर्टिफिकेट आने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। तो एक चीज याद रखना कि नंबर तुरंत मिल जाता है,
बट सर्टिफिकेट आने में 3 to 4 डेज लग जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट पर एक यूनिक डायनामिक क्यूआर कोड होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक आपके पास क्यूआर कोड है, और ये हर एक सर्टिफिकेट पे ये जो क्यूआर कोड होता है ये यूनिक होता है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, इस क्यूआर की मदद से हम उस पर्टिकुलर बिजनेस की डिटेल्स को देख सकते हैं। हमारा जो भी इस क्यूआर कोड की तरह बिजनेस को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने ये सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कर लिया तो मेरे बिजनेस की पूरी जो भी कुंडली है वो सामने में खुल के आ जाएगी। तो ये एक नए फीचर के साथ इन्होंने ये पर्टिकुलर उद्यम रजिस्ट्रेशन लाया है पोर्टल पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई लोगों का सवाल ये आता है कि भाई इसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है क्या? तो नो नीड फॉर रिन्यूअल। भाई अच्छे से सुनना, ये हम जैसे प्रोफेशनल के लिए घाटे का सौदा है, ठीक है। हम जैसे प्रोफेशनल के लिए अगर कोई चीज रिन्यू नहीं हो रही है तो हम लोगों के लिए घाटे की बात है, लेकिन क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्लाइंट के तो मजे ही मजे। एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जिंदगी भर वो रजिस्ट्रेशन चलेगा, यानी हमको फीस मिली प्रोफेशनल आदमी को सिर्फ एक बार, और कोई चीज जो रिन्यूअल होती है तो उसको प्रोफेशनल को बार बार फीस मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये उद्यम की वजह से हमारा जो रिकरिंग इनकम है वो अफेक्ट होता है। मतलब हम सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे, एक बार फीस ले लेंगे, लेकिन लाइफ में फिर दोबारा उस बंदे का क्योंकि रिन्यूअल करवाने की जरूरत ही नहीं है, अनलिमिटेड एक्सपायरी पीरियड है इसकी, जब तक है बिजनेस तब तक के आपका ये उद्यम चलते रहेगा। हाँ, गवर्नमेंट के कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर गवर्नमेंट के कोई चेंजेस आ गए देन फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो भी हम काम करेंगे ना वो पूरा का पूरा हमारा एक सिंगल पोर्टल पे होने वाला है, सिंगल विंडो पे होने वाला है, यानी मल्टीपल 4-5, जैसे हम लोग जब गुमास्ता सीखेंगे ना, गुमास्ता के जब बारे में हम सीखेंगे तो वहां पर, या फिर इनकम टैक्स के बारे में सीखेंगे, भाई इनकम टैक्स में तो 8-8 अलग अलग विंडो ओपन करना पड़ता है। मतलब विंडो एक ही होती है बट 8 अलग अलग स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। गुमास्ता में भी 4 अलग अलग स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है, बट यहाँ पर सारा काम सिंगल विंडो में होता है। हालांकि यहाँ भी 2 स्टेप्स में जाने पड़ते हैं जो कि हम एज ऑब्वियसली की लाइव प्रोसेसिंग के टाइम पे सीखेंगे। अच्छा, इसको एब्सोल्युटली फ्री बनाया जाता है, कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता। जो भी आपको पैसा लेना है आप अपने क्लाइंट से लो, आपको एक्चुअल में गवर्नमेंट को कुछ भी पेड नहीं करना है। ये पूरा का पूरा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पूरा का पूरा पेपरलेस प्रोसेस है। सर पेपरलेस का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने हैं। अच्छा सर, मतलब सिर्फ हमें डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स भी मिल जाए तो भी हम प्रोसेस कर सकते हैं? यस। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन आधार नंबर है सामने वाले का, आपके पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन आपके पास पैन कार्ड नंबर है, आपके पास बैंक की पासबुक नहीं है लेकिन आपके पास बैंक डिटेल्स है, लाइक उसका अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, तो भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हो। गॉट इट दिस पॉइंट? उसके अलावा ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन मोड में है। मतलब आपको कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज कोरियर करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई भी चीज कोरियर करने की जरूरत नहीं है। ये फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है और पेपरलेस प्रोसेस है। पूरा का पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर काम चलता है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आप जो फॉर्म भर रहे हो पूरी अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भर रहे हो, और आप नहीं, जो जिसका आप जिस क्लाइंट का फॉर्म भर रहे हो ना, ऐसा माना जाता है कि वो खुद फॉर्म भर रहा है, आप तो सिर्फ एक मीडिएटर हो, आप उसको भर के दे रहे हो। अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी भी नहीं होती। जिस पर्सन का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिस पर्सन का उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाया जा रहा है, वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा है, क्योंकि OTP किसके पास से मिलती है हमको? क्लाइंट के पास से। तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी कौन दे रहा है? क्लाइंट। अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन फर्निश हुई तो बात आपके ऊपर नहीं आएंगी, बात आएंगी क्लाइंट के ऊपर। बट होता ज्यादा कुछ नहीं है, चुपचाप से आपका या तो सर्टिफिकेट नंबर कैंसिल हो जाएगा या तो उसको अपडेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। ऐसे कोई लीगल एक्शंस नहीं लिए जाते, ठीक है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं करना है, अपलोड नहीं किया करना है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। आपको आधार कार्ड होना और साथ में पैन कार्ड होना, ये 2 डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। GST अभी तक के ऑप्शनल है, हालांकि इसको लेकर बड़ी सी बहस चल रही है। सर किसके बीच में बहस चल रही है? बहस चल रही है हमारे गवर्नमेंट और हमारे वर्सेस प्रोफेशनल लोगों के बीच में। हमारे प्रोफेशनल बोलते हैं कि यार GST कंपलसरीली मत करो, गवर्नमेंट बोलता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो GST कंपलसरीली लगेगा। तो यहाँ पर द्वंद्व छिड़ गया है फिलहाल में गवर्नमेंट के और हमारे प्रोफेशनल्स के बीच में।
प्रोफेशनल किसके को बचाने के चक्कर में है? क्लाइंट्स लोगों को बचाने के चक्कर में है, और गवर्नमेंट क्लाइंट्स लोगों को लूटने के चक्कर में है। सर कैसे? कहानी समझ में नहीं आई, रुको मैं पूरी पिक्चर क्लियर करता हूं, ठहरो जरा, मैं पूरी पिक्चर आपको क्लियर करके बताता हूं ये क्या मांजरा चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है? बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ये मांजरा भी पता होना चाहिए ना, गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्रोफेशनल क्या चाहता है, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल कैटेगरी वाले बंदे हैं, ठीक है? तो हमें गवर्नमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, और क्योंकि हमें मार्केट में क्लाइंट लोगों के साथ संबंध रिलेशंस मेंटेन करना है, तो मुझे क्लाइंट को भी बचा के चलना है, मुझे तो दोनों को देखना है। गवर्नमेंट से मैं बैर कर नहीं सकता, क्लाइंट्स के अगर मैं बैर किया तो फिर मेरी खैर नहीं, तो मुझे दोनों का एक कंक्लूजन निकालना है। तो गवर्नमेंट का कहना क्या है, पहले इस बात को समझो। गवर्नमेंट कहती है कि जो भी पर्सन उद्यम रजिस्ट्रेशन करेगा उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है? भैया जीएसटी के हर महीने रिटर्न्स जाएंगे, जीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी आएंगी, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी लास्ट 10 मंथ्स में, यानी कोविड वाले पेंडेमिक के बावजूद गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है, तो जीएसटी से सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड गवर्नमेंट का अभी तक का दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट अपनी इंडिया ने की है पिछले 12 महीने के अंदर। तो इनको लालच आ गई है, बोलते हैं ना जहां से ज्यादा पैसा आता है उसको और लालच दिख जाती है। तो गवर्नमेंट को लालच आ गई है कि हमको इतना जीएसटी का पैसा कलेक्ट हो रहा है, अब हम छोटे लोगों से भी जीएसटी लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या बोला, छोटे लोग तुम लोग एमएसएमई में रजिस्टर्ड करोगे तो साथ में जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन करना, और जीएसटी का भी रिटर्न भरना, और जीएसटी का भी टैक्स भरना। लेकिन हमारे प्रोफेशनल इसके विरुद्ध खड़े हो गए। हमारे प्रोफेशनल्स बोलते हैं भाई छोटे लोगों के पास ऐसी कमाई नहीं है, आप जीएसटी भी लेने बोल रहे हो, जीएसटी पर टैक्स भी बेचारा भरेगा, वो तो बेमौत मारा जाएगा। मतलब ऐसी कमाई नहीं, उल्टा बेचारे वो एक्सपर्ट प्रोफेशनल को फीस भर भर के उसकी तो ऐसी आधी प्रॉफिट तो ऐसी खत्म हो जाएंगी। छोटा पानठेला वाला कहां वो एक सीए को हायर करेगा, कहां वो प्रोफेशनल को पैसे देते बैठेगा, एनुअल मेंटेनेंस 15,000 20,000 10,000। तो एक छोटे व्यापारी के लिए ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है। तो प्रोफेशनल बोल रहे कि यार उद्यम के लिए तुम जीएसटी को कंपलसरीली मत करो, क्योंकि जीएसटी लेने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। बट गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं हम तो जीएसटी भी लेंगे। तो ये फिलहाल में बातें अभी द्वंद्व चल रही है गवर्नमेंट के बीच में और किसके बीच में, प्रोफेशनल्स के बीच में। लेट्स सी, अभी तक ऐसा बहुत बार हुआ है कि गवर्नमेंट वर्सेस प्रोफेशनल की लड़ाई में हमेशा प्रोफेशनल की जीत होती है, क्योंकि प्रोफेशनल, वो पोपटलाल का डायलॉग है ना, दुनिया हिला दूंगा, वैसे प्रोफेशनल्स लोग हैं पूरे बोले भारत की अर्थव्यवस्था हिला देंगे। अगर आप हमारे बात को न माने तो हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था का पूरा डामाडोल कर देंगे, क्योंकि सारी बागदौड़ भाई गवर्नमेंट के जो पर्सन्स है, लाइक मोदी जी भाषण देने में एक्सपर्ट, लेकिन एक्चुअल जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो कौन संभाल रहे? प्रोफेशनल्स संभाल रहे हैं। इसलिए उनको एट द एंड प्रोफेशनल की बात माननी पड़ती है, बिकॉज प्रोफेशनल्स हैव अ साउंड नॉलेज। हम तो बोलते हैं हमारे यहाँ जो जितने भी पॉलिटिशियन है, सॉरी टू से, बट बहुत सारे तो अनपढ़ गवार पॉलिटिशियन हमारे यहाँ, समझता कुछ है नहीं, डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए एट द एंड जब कोर्ट में बात जाती है तो कोर्ट हमेशा प्रोफेशनल्स लोगों को प्रायोरिटी देती है, क्योंकि प्रोफेशनल्स पढ़े लिखे होते हैं, दिमाग वाले होते हैं। तो देखो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/4 से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, बट फिलहाल में ये पॉइंट अभी होल्डिंग पर है, अटका पड़ा है, क्योंकि झगड़ा चल रहा है इसको लेकर, ठीक है। और अगर किसी का पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनको क्या करना है, वापस री रजिस्टर्ड करना है। री रजिस्टर की भी प्रोसेस हम देखने वाले, किस तरीके से री रजिस्टर्ड की प्रोसेस चलती है। गाइस सो तो नहीं गए? नहीं सर। नो सर। ओके चलिए, सो अगर हम बात करें कि अगर आपने एक बार उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया तो आप दोबारा उसी बिजनेस के लिए उसी पर्सन के नाम से दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले सकते। मतलब एक बार आपका पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो चुका है तो आप उसी पैन कार्ड से दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले सकते। मतलब सर आपका कहने का ये मतलब है कि एक व्यापारी एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही बार उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकता है? जी हाँ, मेरा कहना यही है, और ये मेरा कहना नहीं है, ये भारत सरकार का कहना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि कोई भी पैन कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर उसके मल्टीपल बिजनेस है
तो वो उस बताए उसके अंदर, मतलब वो जो एक रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके अंदर बताए मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है, वो 10 बिजनेस बताए ना चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही मिलेगा, भले ही उसके अंदर वो कितने भी बिजनेस दिखा दे, रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही मिलेगा उसको बिजनेस का। तो यहाँ पर कितने भी आप बिजनेस खोल लो, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक ही मिलने वाला है। सो होप गाइस आपको सर बातें समझ में आई। हाँ पूछिए। सर जैसा कोई बंदा है सर, उसका एमएसबी में भी यानी है, और हम्म उसकी सर दूसरी कंपनी भी है। मतलब वो कंपनीज एक्ट में भी है। हाँ सर, तो दोनों के लिए एक ही पैन कार्ड अप्लाई होगा ना सर? नहीं, अब डिपेंड करता है कि दोनों का बिजनेस सेम है क्या। अगर दोनों सेम ही बिजनेस है तो फिर सेम पैन नंबर रहेगा, लेकिन अगर दोनों बिजनेस अलग अलग है तो फिर दोनों का पैन नंबर अलग अलग होगा। अगर दोनों बिजनेस अलग अलग है तो, लेकिन अगर सेम बिजनेस है तो फिर एक ही पैन कार्ड होगा। सर फिर उनको टैन चलेगा या पैन चलेगा? पैन लगता है, और टैन कब लगता है, जब वो किसी का टीडीएस, किसी का जब कोई कंपनी हाँ। टीडीएस जब काटती है तब टैन नंबर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है आपका क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, हाँ ओके चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर लाइव प्रोसेस पर कब लाओगे? अरे आ जाएंगे, चिंता मत करो, अभी आज ही करेंगे, टेंशन नहीं, बस थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं बचा है। ये आपने तो एलिजिबल ऑलरेडी पढ़ लिया, हु आर द एलिजिबल्स फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस एलिजिबल है, उसके अलावा स्मॉल इंटरप्राइजेस एलिजिबल है, मीडियम इंटरप्राइजेस एलिजिबल है। कौन कौन एलिजिबल है? एमएसएम, ये 3 लोग एलिजिबल है, और इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से, करेक्ट। अब ये कुछ है फायदे, मैं घाटे भी बताऊंगा इसके, फायदे तो बहुत है इसके, कुछ कुछ इसके घाटे भी है और मैं घाटे भी बताऊंगा आपको। तो पहले आप फायदे की लिस्ट तो देख लो, ये फायदे की मैं लिस्ट स्क्रॉल करते जा रहा हूं सिर्फ, धीरे धीरे हौले हौले, ये सब उसके बेनिफिट्स है, धीरे धीरे हौले हौले, ये सब उसके बेनिफिट्स है। सर इतने सारे बेनिफिट, यस यस, और रुको मैं इसके एक एक बेनिफिट्स बताऊंगा ना, आपके भी तोते उड़ जाएंगे। मतलब इतने फायदे हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के जिसकी कोई लिमिट नहीं। सर यहाँ तो लिमिट दिख रही है, बोलने वाली बात है, लिमिट नहीं, लेकिन इसके इतने सारे फायदे हैं कि आप सोच। चलो आगे की बातें हम अभी नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन की अभी आपको सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। Yes. Not. मेरी वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? एक मिनट मुझे बताइए, मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है?